बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर 17 इलेक्ट्रिक सर्किट की शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, How does the color code on a carbon register provide information about its property and why is this method chosen over other labeling techniques? अब देखें कार्बन जो रजिस्टर है, नीचे ये डायग्राम पे देखें मैंने आपके सामने शो की हुई है। तो अब ये जो ना इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स लगाए जाते हैं। जिस तरह आप देखें पहला ब्राउन कलर है, दूसरा ब्लैक है, थर्ड वाला रेड है और फोर्थ वाला गोल्ड है। अब ये जो कलर कोडिंग होती है इससे हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती है कि ये कितना करंट को अपोज करेगी, उससे हमें पता चलती है। अच्छा, अब ये जो कलर्स होते हैं ना, इनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं। जिस तरह देखें ये आपके बुक के अंदर भी वैसे गिवन है। ब्लैक कलर जो होता है वो 0 नंबर होता है उसका, ब्राउन का 1 होता है। इस तरह आगे चलते जाएं तो ये 9 तक इनके नंबर होते हैं। उसके बाद जो 3 बैंड एक तो होते हैं इसके अंदर कलर के, और फोर्थ वाला बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को शो करता है। देखें जिस तरह ये वाला फोर्थ बैंड गोल्ड में मैंने शो किया हुआ है। अच्छा, अब देखें कि ये हम किस तरह जो है ना इसकी रीडिंग लेते हैं। तो पेज 209 पे, बुक की पेज 209 के ऊपर जो है ना टेबल गिवन है। अब सबसे पहले देखें कि ब्राउन कलर, पहला देखें ये नीचे डायग्राम के ऊपर ब्राउन कलर है। अब ब्राउन कलर का नंबर अगर आप टेबल से देखो तो ये देखें, ये सामने आपके ब्राउन कलर जो है ना उसका नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो हम ब्राउन की जगह पे क्या लिख देंगे, ब्राउन कलर जो है ना इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 हमने लिख दिया। फिर हमारे पास है ब्लैक। अब देखो ब्लैक देखें तो ब्लैक का जो नंबर है वो 0 है, तो हम क्या करेंगे कि ब्लैक की जगह पे 0 लिख देंगे। उसके बाद थर्ड कलर जो है आपका रेड है। अब रेड कलर जो होता है इधर अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 है। अब थर्ड कलर जो होता है वो 10 की पावर होती है। अब ये हमारे पास रेड है तो ये हमारे पास 10 की पावर 2, रेड जो होता है वो 2 नंबर है तो ये हमारे पास बन जाता है। और फोर्थ कलर जो होता है ये टॉलरेंस शो करती है, तो पहले लिख लेते हैं। अब देखेंगे फोर्थ कलर जो है वो आपके पास गोल्ड है। अब गोल्ड जो होता है वो ±10% होता है, तो ये हमारे पास जो गोल्ड कलर है ये ±10% है। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है कि 10% जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मेंशन है उसमें 10% ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, अब ज़रा देखें ये वाली जो वैल्यू हम बनाएंगे तो ये पहले 10 है हमारे पास, फिर 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 का मतलब आपको पता है 1 के साथ 2 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 10 के साथ 2 0 है, 3 नहीं है, 2 0। तो अब जब आप 10 को और ये 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1000 इसकी वैल्यू है और ±10% जो है इसके अंदर जो है ना वो चेंज आ सकता है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन द होम कनेक्टेड इन पैरेलल रादर देन सीरीज, हाउ वुड हाउस होल्ड फंक्शनैलिटी बी इम्पैक्टेड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखें घर के अंदर जो चीज़ें हमने कनेक्ट की होती हैं वो हमारे पास पैरेलल में होती हैं। पैरेलल में देखें फॉर एग्जांपल एक ये लैंप है हमारे पास, एक दूसरा लैंप ये है। अब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये आगे स्विच हमने लगाया हुआ है इस तरह, इसके साथ भी ये कनेक्शन किया हुआ है और स्विच कनेक्ट किया हुआ है। अब पैरेलल कम्बिनेशन का एडवांटेज ये होता है, अगर हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कम्बिनेशन का ये एडवांटेज है कि हर डिवाइस को एक तो फुल वोल्टेज मिलती है। ये जितनी बैटरी की वोल्टेज है उतनी इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। तो इस तरह प्रॉपर दोनों बल्ब जो है वो ऑपरेट होंगे या जो भी डिवाइसेस घर में लगे होंगे। और दूसरा ये होगा कि हर डिवाइस को आप सेपरेटली ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ये स्विच, इस स्विच से पहले वाले स्विच से पहले वाला बल्ब ऑन या ऑफ होगा, सेकंड वाले स्विच से सेकंड वाला बल्ब जो है वो ऑन या ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो देखो सीरीज में ये प्रॉब्लम आता है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देखें ये सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे हम स्विच कनेक्ट कर देते हैं
तो अब यहाँ पे अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब एक साथ ऑन हो जाएंगे, तो यानी हम सेपरेटली इनको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो टोटल वोल्टेज है ना बैटरी की, ये इन दोनों को फुल वोल्टेज नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल अगर 10 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं तो मे बी 5 वोल्ट इसको मिल रही है और 5 वोल्ट इसको मिल रही है, तो इस तरह इनको फुल वोल्टेज भी नहीं मिलेगी और ये फिर प्रॉपर आपके बल्ब जो होते हैं वो ऑन नहीं हो पाते, यानी डिम से ऑन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर एक बल्ब डैमेज हो जाता है, इसमें से एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो दूसरा बल्ब जो होगा या दूसरा डिवाइस होता है वो भी आपका फंक्शन नहीं कर रहा होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, why when resistors are connected in parallel, why does the total resistance decreases? How does this principle relate to the efficiency of electrical system? अच्छा, आप देखें कि जब रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टर है, तो अब आपके पास क्या होता है कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो करंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आई करंट आ रहा है तो I1 करंट यहाँ से पास करता है और I2 करंट यहाँ से पास करता है। तो इस तरह क्या होता है कि आपके पास जो करंट है इसके मोर देन वन पाथ है। अब जब मोर देन वन पाथ होते हैं तो फिर क्या होती है, इस तरह आगे से जो अपोजिशन है, आगे से जो करंट को रेजिस्टेंस आती है, अपोजिशन आती है, वो रिड्यूस हो जाती है। And this principle is key to design the efficient electrical system. For example, in household wiring, the parallel connection ensure low overall resistance. अब घरों के अंदर जो है ना वो पैरेलल कम्बिनेशन हमने कनेक्ट किए होते हैं डिवाइसेस, तो उससे क्या होती है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। अब जब रेजिस्टेंस कम होती है तो आपका ज़्यादा जो करंट है वो पास करता है और डिवाइस को आगे फुल वोल्टेज आपके पास मिल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इनकरेक्ट पैरेलल प्लेसमेंट ऑफ एम मीटर कैन डैमेज द सर्किट, सुजेस्टिंग वे टू प्रिवेंट दिस। अब देखें कि जो हमारे पास एम मीटर होता है, एम मीटर इस तरह हमारे पास ये एक डिवाइस होता है, ये करंट मेजर करता है। अब अगर हमने किसी डिवाइस में से करंट मेजर करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लैंप है, अब हमने इस लैंप में से देखना है कि कितना करंट पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो एम मीटर होता है वो सीरीज में लगता है, एक डिवाइस के बाद दूसरा डिवाइस इस तरह कनेक्ट हो तो इसको हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो फिर क्या अफेक्ट होगा। तो बेसिकली जो एम मीटर होता है ना, इसकी लो रेजिस्टेंस होती है। अब जब लो रेजिस्टेंस होगी तो ये क्या करेगा कि जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा करंट जो होता है वो पास होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये हमारे पास लैंप है ना और नीचे ये बैटरी है हमारे पास इस लैंप को, अब देखें अगर हम यहाँ पे एम मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि एम मीटर की लो रेजिस्टेंस है। अब लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि करंट जो होगा वो बल्ब से पास ही नहीं करेगा और यहाँ से एम मीटर से पास होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट बहुत ज़्यादा पास करेगा तो एक तो एम मीटर डैमेज हो सकता है, दूसरा आपका सर्किट जो होता है वो डैमेज हो सकता है, तीसरा जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो भी डिवाइस जो है वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? टू प्रिवेंट दिस ऑलवेज कनेक्ट एम मीटर इन सीरीज में कनेक्ट करें विद द सर्किट, जिस सर्किट में आपने इसको कनेक्ट करना है, और उससे पहले सर्किट को डी एनर्जाइज करें, यानी आपने सर्किट ब्रेकर वगैरह को ऑफ करना है ताकि सर्किट के अंदर कोई एनर्जी कोई वोल्टेज वगैरह ना हो, तो उसके बाद आपने कनेक्शन करना है, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर्स जो होते हैं, मल्टीमीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, तो उसको यूज़ करके फिर आपने जो ना एम मीटर को सर्किट में कनेक्ट करना है। उसके बाद वाई इज इट अनसेफ टू टाइट द इलेक्ट्रिकल स्विच विद वेट हैंड, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिविटी एंड द ह्यूमन सेफ्टी डज दिस एडवाइस रिले ऑन। तो देखें कि हमारे पास जब वेट हैंड होते हैं तो वेट हैंड जो होते हैं ये हमारे पास वाटर जब उसके ऊपर आ जाता है तो वाटर जो होता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जब वाटर जो होता है हमारे हैंड के ऊपर वाटर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि करंट जो होता है वो फ्लो कर सकता है, स्विच से हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो कर सकता है और इस तरह जो ना हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अच्छा, अब देखें कि दिस प्रिंसिपल रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब करंट जो होता है हमेशा जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है उसको फॉलो करता है। तो हमारे हाथ जो हैं जिनके ऊपर वेट हैं तो वहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस कम है, तो उनकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि उनमें से करंट जो होता है पास करेगा, हमारी पूरी बॉडी में से जो ना वो करंट पास करेगा। द इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ द स्किन ड्यू टू वाटर मेक डेंजरस पाथ फॉर द करंट लीडिंग टू द स्फीयर। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्न हो सकते हैं, इवन के इलेक्ट्रोक्यूशन जो है वो हो सकती है। तो इसलिए वेट हैंड के साथ जो है ना स्विचेस वगैरह को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है और बॉडी में करंट पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक टचिंग अ लाइव वायर वाइल बेयरफुट ऑन द ग्राउंड पर्टिकुलरली डेंजरस? हाउ डू द फैक्टर इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस द सिवियरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक? अच्छा, अब देखेंगे अब लाइव वायर कौन सी होती है? हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं, एक लाइव वायर होती है जो कि हाई वोल्टेज पे होती है, मोस्टली 220 वोल्ट पे होती है। दूसरी जो होती है वो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल जो होती है वो 0 वोल्ट पे होती है। अच्छा, अब जब लाइव वायर को आप टच करते हो और आप बेयर फुटेड हैं, यानी कि आपने जूते वगैरह नहीं पहने हुए रबर के, तो उस केस में क्या होती है कि जो अर्थ है, अर्थ जो होती है ये भी 0 वोल्ट पे है। तो उधर से आपने 220 वोल्ट को टच किया तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करंट जो होता है वो आपकी बॉडी से पास कर रहा होता है। तो इस तरह जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगेगा कि अगर आप बेयर फुट हैं और लाइव वायर को टच कर रहे हैं तो। अच्छा, अब ये जो शॉक है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज भी डिपेंड करेगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। उसके बाद इसी तरह अगर करंट ज़्यादा आपकी बॉडी में से पास करता है तो उस केस में भी जो ना वो ज़्यादा जो ना इलेक्ट्रिक शॉक की सिवियरिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस, अगर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस, जिस तरह आप बेयर फुट हैं तो उस केस में नंगे पाँव हैं तो वो रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, तो ज़्यादा करंट जो होता है वो पास कर रहा होता है बॉडी के अंदर से। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कंटेक्ट, आप कितनी देर के लिए जो ना आपने लाइव वायर के साथ टच रहे हैं। ज़्यादा देर के लिए टच रहेंगे लाइव वायर के साथ तो ज़्यादा करंट आपकी बॉडी में से पास करेगा और बॉडी को ज़्यादा डैमेज करेगा। उसके बाद पाथ ऑफ करंट, अब जो करंट आपकी बॉडी में से पास कर रहा है वो किस पाथ से पास कर रहा है, हार्ट से या ब्रेन से पास करेगा तो वो करंट जो होगा वो ज़्यादा डेंजरस होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज अ सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम? What might happen in the absence of the circuit breaker during a power surge or overloaded? अब देखिए, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट जब पास होता है तो वो बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। घरों के अंदर भी सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं कि अगर किसी डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो वो आपको पता है कि बाहर जो मेन बोर्ड लगा होता है उसके अंदर जो वो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाता है। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या करता है कि एक पर्टिकुलर करंट को पास होने देता है। अब देखें, ये आपके सामने मैंने एक शो किया हुआ है सर्किट ब्रेकर, ये पहली वाली डायग्राम जो है इसमें से देखें ये करंट आ रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर से, यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, और यहाँ से फिर आगे लोड जो भी आपने बल्ब वगैरह जो भी चीज़ कनेक्ट की हुई है। अच्छा, अब इसमें ये देखें ये वाला जो बाई मेटल एलिमेंट लिखा हुआ है, अब ये बाई मेटल स्ट्रिप होती है। बेसिकली क्या होती है कि जब ज़्यादा करंट पास करता है तो ये हीटअप हो जाती है। अब देखें जब ये हीटअप होगी तो ये बैंड होगी, नीचे वाली डायग्राम देखें, ये क्या होगी, बैंड हो गई। अब जब बैंड हुई तो इसने क्या किया, इसको प्रेस किया। अब इसको जब प्रेस किया तो देखें कि यहाँ पे आपके पास इसके प्रेस होने की वजह से ये जो इसके कंटेक्ट थे ये वाले, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये देखें ये अपवर्ड चली गई, ये ऐसे अपवर्ड मूव हुई। अब जब अपवर्ड मूव हो गई है ये,
तो अब क्या होगा कि अब करंट यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ करंट नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये इनके दरमियान कंटैक्ट ही नहीं है। तो इस तरह क्या होता है कि जब ज़्यादा करंट पास करता है तो ये बाय मेटल एलिमेंट जो होता है, बाय मेटल स्ट्रिप जो होती है, ये बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से क्या होती है कि ये आगे सर्किट को ब्रेक कर देती है, और इस तरह जो ना करंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अब अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो हमारे पास क्या होगा कि उस केस में जो वायर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ओवर हीट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा करंट पास करता है अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होती है कि जो वायर के ऊपर इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मीन लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फायर हो सकती है, और आपकी अप्लाइंसेस जो होती हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज ग्राउंडिंग अप्लायंस केस enhance the user safety? How does grounding mitigate the potential electrical hazards? देखें कि अगर हमारे पास ये नीचे मैंने डायग्राम एक शो की हुई है कि ये हमारे पास कोई मेटल की बॉडी है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ही है। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर दो वायर्स आती हैं, एक लाइव वायर आती है, एक न्यूट्रल वायर आती है। अब लाइव वायर जो होती है वो 220 वोल्ट पे होती है। अब अगर आपकी लाइव वायर जो है ना किसी वजह से डैमेज हो गई और ये इसकी बॉडी को टच कर रही है, और जब इसकी बॉडी को टच कर रही है तो ये फुल बॉडी जो है ना वो 220 वोल्ट पे चली गई है। अब जब फुल बॉडी 220 वोल्ट पे है तो इसको अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसको स्फीयर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अच्छा, अब इसमें फिर क्या किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग क्या होती है कि एक वायर होती है जो इसकी बॉडी के साथ टच करेंगे, और दूसरी साइड पे जो ना अर्थ के अंदर रॉड लगाएंगे और अर्थ के साथ ये टच कर देंगे। अच्छा, अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अब जो ही ये लाइव होती है ना, लाइव वायर इसकी बॉडी को टच करती है, तो इधर से लाइव इसकी बॉडी जो है ना वो अर्थ के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करंट जो होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा करंट ग्राउंड में फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पीछे जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑफ हो जाता है, या फ्यूज़ वगैरह जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह जो ना ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करती है। ग्राउंडिंग जो होती है ये इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रिवेंट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन अप्लायंस वॉटेज इन्फ्लुएंस इट्स एनर्जी कंजम्पशन? कि अप्लायंस की जो वॉटेज होती है, यानी उसकी जो वॉट होते हैं, वो एनर्जी कंजम्पशन पे क्या अफेक्ट करते हैं और ऑपरेशन कॉस्ट पे क्या अफेक्ट कर रहे होते हैं। And how can understanding this relation help in making the energy efficient choice? अच्छा, अब देखेंगे जो पावर होती है ना, पावर हमारे पास पावर को ही बेसिकली हम वाटेज का नाम देते हैं। अगर वाटेज ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी, तो आपका वो डिवाइस जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो देखें कि एनर्जी जो होती है वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये देखें ये रिलेशन, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसका मतलब है कि अगर किसी डिवाइस की पावर ज़्यादा होगी तो उस केस में वो डिवाइस आपका एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ करेगा। दिस एनर्जी कंजम्पशन ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू द हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अगर आपके पावर ज़्यादा है तो उस केस में एनर्जी ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होंगे वो भी ज़्यादा आएंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस relation help in making the energy efficient choices by allowing consumer to compare power rating of different appliances। तो अब हमें अगर पता होगा कि ये चीज़ पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हम फिर क्या करते हैं कि ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो कि कम पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आजकल जो इन्वर्टर एसी वगैरह होते हैं, तो इन्वर्टर एसी क्या होता है कि वो कम पावर का होता है। जब कम पावर होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, कम एनर्जी वो कंज्यूम करता है, और कम एनर्जी जब कंज्यूम होती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर डिफर इन फंक्शन एंड एप्लीकेशन? हाउ डू दीज डिफरेंस इम्पैक्ट अवर अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देखते हैं। तो देखो
इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इट इज़ अ रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड आर यूज्ड, कि आपकी रेट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि आपकी एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और पावर जो होती है वो हमारी वॉट के अंदर मैयर होती है, उसका यूनिट वाट होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जिकल का यूनिट जो होता है जाउल भी होता है ऐसा यूनिट, और उसके अलावा इसका यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में यूज़ होता है वो किलोवाट आवर्स होता है। अच्छा, अब पावर इज हाउ फास्ट यू यूज द इलेक्ट्रिसिटी। अब पावर का मतलब यह है कि आप कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। वाइल एनर्जी इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू हैव यूज्ड, कि एनर्जी क्या है कि आपने कितनी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। पावर है कि आप कितनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और एनर्जी ये है कि आपने कितनी एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है गिवन टाइम के अंदर। अब फंक्शन एंड एप्लीकेशंस, पावर इज मेजर ऑफ इंस्टेंटेनियस डिमांड, कि आप पावर जो होती है कि आपके डिवाइस को कितनी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 वाट बल्ब कि इसकी पावर जो है वो 100 वाट है। और एनर्जी जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? टोटल यूजेज होता है, यानी कि आपके पास जो टोटल आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है घर के अंदर मंथ के अंदर, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे तो वो उसका जो बिल होगा वो आपके पास बनेगा किलोवाट आवर्स के हिसाब से। जितने किलोवाट आवर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनेगा। अच्छा जी, अब इम्पैक्ट ऑन मेजरमेंट, वो यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैम। अब दोनों को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ होते हैं। अब पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर होता है, वाट मीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस पावर। और जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, जो बिजली का मीटर घरों में लगा होता है, वो क्या मेजर करता है? वो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड 1 मंथ के लिए हमें वो बताता है कि 1 मंथ के अंदर आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की हुई है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस इज फंडामेंटल टू मैनेजिंग बिल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज किलोवाट आवर सर्व एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड व्हाट स्टेप कैन यू टेक टू कन्वर्ट एनर्जी यूजेज फ्रॉम जाउल्स टू किलोवाट। अच्छा, अब देखो किलोवाट आवर जो होता है ये हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो उसको जो हम कहते हैं इस दफ़ा इतनी यूनिट चली हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूनिट कहते हैं, बेसिकली वो यूनिट जो होते हैं वो किलोवाट आवर्स होते हैं। तो किलोवाट आवर इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन यूज्ड फॉर बिलिंग पर्पस। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस विद द पावर ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अब 1 किलोवाट आवर बेसिकली क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर्स ये होता है कि आपकी 1 किलोवाट का ऑब्जेक्ट, नीचे क्वेश्चन देखें, 1 किलोवाट का ऑब्जेक्ट 1 आवर के अंदर जितनी एनर्जी यूज करेगा उसको हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। यानी 1000 वाट का ऑब्जेक्ट 1 आवर के अंदर जितनी एनर्जी यूज करेगा वो कहेंगे हम 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट यूज करेंगे। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इस्त्री है, तो 1000 वाट की आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है और इसको 1 आवर अगर आप चलाते हो तो ये 1 आवर अगर आप चलाएंगे ना तो ये आपका 1 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी यूज करेगा, यानी कि 1 यूनिट जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उस केस में। अच्छा, अब हम ऐसा यूनिट तो जाउल है, अब जाउल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो पहले हम 1 किलोवाट आवर्स देखते हैं। तो 1 किलोवाट आवर मीन 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट मीन 1000 वाट, और 1 आवर के अंदर आपके पास 3600 सेकंड होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा, या इसको हम लिखें साइंटिफिक में तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल आता है। अब एनर्जी इन किलोवाट आवर अगर आपने निकालनी है
तो उसका फार्मूला ये होता है कि अगर आपने किलोवाट को जाउल्स में कन्वर्ट करना है या जाउल्स को किलोवाट में, तो ये हमारे पास है एनर्जी इन जाउल्स डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶। इस फार्मूले को यूज़ करके आप एनर्जी की कन्वर्जन कर सकते हैं कि जाउल से आपकी किलोवाट आवर्स बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन in your daily life where electrical energy is essential. How does this energy transform to allow the devices to perform its function? आपने डेली लाइफ के अंदर कोई डिवाइस बताना है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको चाहिए उसको ऑपरेट कराने के लिए, तो डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर जो होता है जिसको हेयर वगैरह को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसेंशियल टू मेक द हेयर ड्रायर वर्क। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर हेयर ड्रायर वर्क नहीं करता। तो हेयर ड्रायर क्या करता है कि इट टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द वॉल आउटलेट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हेयर ड्रायर क्या करता है कि सॉकेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो देखें, जिस तरह पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, अब उसमें बेसिकली हीटिंग एलिमेंट होता है। जब उसमें से हीटिंग एलिमेंट में से करंट पास करता है तो वो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। उसके बाद दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखेंगे जो हेयर ड्रायर होता है ना उसके अंदर एक फैन भी लगा होता है। अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी मोशन के अंदर कन्वर्ट होती है कि मोटर को जब एनर्जी मिलती है तो मोटर जो होती है वो मूव करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसकी वजह से वो स्पिन करना शुरू हो जाती है, उसका फैन स्पिन करता है। अब रिजल्ट में हम बता सकते हैं कि द फैन ब्लोज एयर ओवर द हॉट एलिमेंट, कि जो फैन आता है वो हॉट एलिमेंट के ऊपर एयर ब्लो करता है और वो फिर रिजल्टिंग हॉट एयर इज एक्सपेल्ड टू द ड्राई योर हेयर। तो हॉट एयर वहाँ से बाहर आती है एलिमेंट से के ऊपर से होके और इस तरह जो है ना हमारे जो हेयर होते हैं उनको ड्राई कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the three common sources of electrical energy and how do their advantages and disadvantages influence our choice of the energy sources? अब देखेंगे जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम बना सकते हैं, देखेंगे फॉसल फ्यूल्स होते हैं, यानी कि कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, इनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। अब हर एक का एडवांटेज और लिमिटेशन देखते हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लो कास्ट होती है इनकी, और इसका एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारे पास ऑलरेडी पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑयल और गैस पे चल रहे हैं, तो इसलिए कोई नई चीज़ उसके लिए नहीं बनानी पड़ेगी। अब डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मीन कि ये एक टाइम आएगा कि कोल ऑयल और गैस ख़त्म हो जाएगी, रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होती है और दूसरे पोल्यूटेंट जो होते हैं वो एमिट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह आ रहे होते हैं, एयर पोल्यूशन हो रही होती है, तो ये हमारे पास इसके प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम वगैरह यूज़ होती है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि हाई पावर आउटपुट होती है और इसमें कार्बन की जो एमिशन होती है बहुत ही कम होती है या नहीं होती, और स्मॉल लैंड के ऊपर जो ना आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब जब इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ होते हैं ना, तो उससे जो वेस्ट बनता है, जो चीज़ बचती है वो बर्न होने के बाद, तो वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मीन उसमें से रेडिएशन निकलती हैं। अब वो रेडिएशंस को फिर उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो ना हमने प्रॉपर जो ना जगह पे कहीं पे रखना पड़ेगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो रेडिएशन बाहर एटमॉस्फेयर पे नहीं जाए। और दूसरा ये होता है कि इनिशियली ये जो होता है ना कॉस्टली होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो कॉस्टली पड़ती है। उसके बाद देखो कि हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्सेज होते हैं, सोलर हो गई, विंड हो गई।
अब एडवांटेजेस होते हैं कि ये जो है ना सस्टेनेबल होते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस ज़ीरो और नियर ज़ीरो कार्बन एमिशन, बहुत कार्बन एमिशन आलमोस्ट इनमें से नहीं हो रही होती, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव होते जा रहे हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, इसलिए आजकल लोग सोलर पैनल्स वगैरह और ये चीज़ें लगवा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि ये वेदर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। देखें कि सोलर एनर्जी है, डे टाइम पे तो वर्क करेगी, लेकिन नाइट टाइम को आपको क्या चाहिए, बैटरीज चाहिए, बैकअप वगैरह चाहिए, अदरवाइज जो है ना वो काम नहीं करेगी। और अगर आप सोलर पैनल जो है ना पूरी यानी सिटी को अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि लार्ज लैंड और लार्ज एरिया चाहिए होता है उसकी जो इंस्टॉल करने के लिए, विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने के लिए या सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आपको जगह भी चाहिए होती है। तो अब इनमें जो फैक्टर होते हैं कि वो देखना पड़ेगा कि इकनॉमिकली कितने बन रहे हैं और वहाँ पे ये एनर्जी आपकी कितनी अवेलेबल है, कितनी आपको इकनॉमिकली जो ना ये एनर्जी सस्ती पड़ रही है या एक्सपेंसिव पड़ रही है, इन्वायरमेंट वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इफेक्ट एंड रिस्क ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट EMF सोर्सेज इन पैरेलल एंड सुजेस्ट सेव वे टू कंबाइन पावर सोर्सेज। पावर सोर्सेज हैं, उनको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या कोई रिस्क हो सकते हैं, तो देखते हैं हम, यानी कि डिफरेंट आपकी बैटरीज हैं, तो उनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। कनेक्टिंग डिफरेंट EMF सोर्सेज, EMF सोर्स मीन बैटरी वगैरह ही हो सकती है, ठीक है, बैटरी भी एक EMF सोर्स है। हाई रिस्क प्रैक्टिस विद पोटेंशियल डेंजरस इफेक्ट, अब क्या हो सकते हैं जी, when sources with different voltage are connected in parallel, the source with high voltage will act as a power source and push current into the source with low voltage। आपने एक हाई वोल्टेज का सोर्स और एक लो वोल्टेज के सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज सोर्स होता है वो स्मॉल वोल्टेज सोर्स को जो है ना वो करंट देना शुरू कर देता है, एंड दिस कैन कॉज लार्ज अनरेगुलेटेड करंट टू फ्लो पोटेंशियली लीडिंग टू, अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट जो ना हाई जो वोल्टेज सोर्स है उससे लो वोल्टेज सोर्स को करंट जाएगा। अब क्या हो सकता है, ओवर हीटिंग एंड फायर, द वायर्स एंड द सोर्सेज कैन ओवर हीट ड्यू टू द लार्ज करंट, कि जो हाई वोल्टेज सोर्स है उससे बहुत ज़्यादा करंट स्मॉल वोल्टेज सोर्स को जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है जी कि ओवर हीट वगैरह हो सकता है। उसके अलावा बैटरी जो होती है वो डैमेज हो सकती हैं। इन केस ऑफ बैटरीज दिस कैन कॉज अ वीकर बैटरी टू बी ओवर चार्ज, अब बड़े वाली बैटरी छोटे वाली बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगी, और छोटी वाली बैटरी क्या हो सकती है, स्वेल हो सकती है, वो ब्लास्ट वगैरह भी हो सकती है, तो ओवर चार्ज हो सकती है। तो उसके बाद सिस्टम फेलियर, अगर आपने इस तरह लगाया तो आपका वो पूरा सिस्टम जो होता है जिसमें आपने एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज बैटरी लगाई है, तो वो पूरा सिस्टम ही जो है ना वो आपका डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब सेफ वे टू कंबाइन पावर सोर्सेज, यूज अ स्विच टू प्रिवेंट टू सोर्सेज फ्रॉम बीइंग कनेक्टेड एट द सेम टाइम, अ स्विच कैन बी यूज टू सेलेक्ट वन सोर्स और द अदर, यानी स्विच यूज करें और इस तरह यूज करें कि जो भी सोर्स चाहिए आप उसको सर्किट में कनेक्ट कर लें, एक सोर्स चाहिए तो वो ला लें, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा सोर्स आप लगा लें। यूज आइसोलेशन डायोड्स, ये डायोड्स जो होते हैं ना ये हमारे पास आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये ऐसे सर्किट होते हैं कि एक डायरेक्शन में ये करंट पास होने देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं पास होता, तो इस तरह डायोड्स को यूज़ करके जो ना हम उनको जो ये डेंजर वगैरह होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। Diodes allow the current to flow only in one direction. By placing a diode in series with each power source, we can prevent current flowing from higher voltage source back to the lower. अब ये डायोड अगर हम लगाएंगे तो उससे भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज सोर्स से लो वोल्टेज सोर्स की तरफ आपके पास करंट पास नहीं करेगा। इंश्योर मैच्ड वोल्टेज, for parallel combination it is crucial that the voltage source have the same or very similar EMF, यानी हमने जो वोल्टेज सोर्सेज को अगर पैरेलल में लगाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि आपने इंश्योर करना है कि उनकी वोल्टेज करीब करीब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये ऊपर वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आ सकते हैं।
तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो आपको समझ आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।